भारत के सबसे प्राचीन शहरों में से एक है प्रयागराज, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में प्रयाग या तीर्थराज के नाम से प्रसिद्ध भारत के सबसे पवित्र तीर्थों में से एक है प्रयागराज। इसे सभी तीर्थों का राजा भी माना जाता है। प्रयाग यानी संगम, तीन नदियों का संगम, जो माँ गंगा, माँ यमुना और अदृश्य रूप से बह रही माँ सरस्वती नदी का मिलन स्थल है, जिसे प्रयागराज का त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। यह सभी सनातनियों के लिए बहुत ही पवित्र स्थान है। प्रयागराज में प्रतिवर्ष माघ मेला, हर 6 वर्ष में अर्धकुंभ और हर 12 वर्ष में महाकुंभ का आयोजन होता है। तो इस बार 12 वर्ष के अंतराल के बाद महाकुंभ का आयोजन माँ गंगा, यमुना और अदृश्य रूप से बह रही माँ सरस्वती के पावन तट पर प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर होने जा रहा है। महाकुंभ मेला 13 जनवरी 2025 पौष पूर्णिमा से 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि तक चलने वाला है। इस बार महाकुंभ में करोड़ों लोगों की भीड़ जुट सकती है। इसको देखते हुए संगम का तट 900 मीटर चौड़ा किया गया है। दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे प्रयागराज के त्रिवेणी संगम, जहां महाकुंभ मेला आयोजित होने जा रहा है, वहां पर कैसे पहुंच सकते हैं और यहाँ रहने की क्या क्या सुविधाएं हैं, शाही स्नान की तिथियां क्या होगी, भोजन की व्यवस्था और आसपास कौन सी दर्शन स्थली है जहां आप जा सकते हैं और यहाँ आने का सही समय। और वीडियो के अंत में बताएंगे कि प्रतिदिन प्रति व्यक्ति का कितना खर्चा आएगा और महाकुंभ की संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो करें। और जो सच्चा सनातनी हिंदू है वह कमेंट में जय सनातन जरूर लिखे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तेजस ऑन फैक्ट चैनल पर फिर एक बार। सबसे पहले बात करते हैं प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर आप कैसे पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ तक आपको हर बड़े शहरों से डायरेक्ट ट्रेन या बसेस मिल जाती है। अब ट्रेन की बात करें तो संगम के नजदीक ही प्रयागराज जंक्शन, प्रयागराज शिवकी, प्रयागराज रामबाण और प्रयागराज संगम ये नजदीकी रेलवे स्टेशन है, जो त्रिवेणी संगम से 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और हवाई मार्ग की बात करें तो संगम के निकट ही प्रयागराज एयरपोर्ट भी बना हुआ है। यह संगम से 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर आपका बजट लो है तो आप ट्रेन से ही बड़े आराम से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। और रेलवे स्टेशन के बाहर से या एयरपोर्ट के बाहर से आपको संगम तक ले जाने के लिए शेयरिंग ऑटो या प्राइवेट टैक्सी भी मिल जाती है, जो आपको संगम तक 20 से 30 मिनट में पहुंचा देते हैं। सबसे जरूरी बात, यहाँ रहने की क्या क्या सुविधाएं हैं और यहाँ पर टेंट बुकिंग कैसे करें। अगर आपका ठीक ठाक बजट है तो संगम के निकट ही बहुत से टेंट आपको देखने को मिलेंगे, जो नॉर्मल बजट में आपको मिल जाएंगे। अगर आपको टेंट बुकिंग करना हो तो आप गूगल पर प्रयागराज टेंट बुकिंग सर्च करें, तो आपको वहां से बहुत से अच्छे अच्छे पैकेज मिल जाएंगे। इसमें आपको रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट से टेंट तक पिकअप एंड ड्रॉप की सुविधाएं भी मिल जाती है। और अगर आपका बजट अच्छा है तो आप आसपास के होटल्स में भी रुक सकते हैं। और अगर आपका इतना बजट नहीं है और आपको सस्ते से सस्ती रहने की जगह चाहिए तो आप डायरेक्ट महाकुंभ के परिसर में पहुंच सकते हैं, जहां सरकार द्वारा रैन बसेरा शिविर उपलब्ध किया गया है, जहां पर आप फ्री में भी रात बिता सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि महाकुंभ के समय पर प्रयागराज में संगम के आसपास ही पंडित प्रदीप जी मिश्रा के शिव महापुराण की कथा भी हो सकती है, जहां आपको फ्री में रहने की और निःशुल्क भोजन की व्यवस्था देखने को मिलती है। तो दोस्तों, यह है 2025 के महाकुंभ के शाही स्नान की तिथियां। आप एक बात का ध्यान जरूर रखिए, जिस दिन शाही स्नान होता है उसके एक दिन पहले सारे प्राइवेट और पब्लिक व्हीकल की एंट्री बंद हो जाती है। तो आपके पास अगर बहुत सामान है तो प्रयास करें कि आप शाही स्नान से 2 दिन पहले सुबह या दोपहर तक संगम तक पहुंच सकते हैं। तो अब बताते हैं जो संगम के नजदीक 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर कौन कौन सी दर्शन स्थली है जहां आपको जाना चाहिए। सबसे पहले आपको संगम स्नान करना है। उसके बाद त्रिवेणी संगम के पास ही है अकबर किला, वहां भी आप जा सकते हैं। वहां पर आपको अक्षय वट देखने को मिलेगा। यह वट वृक्ष बहुत ही प्राचीन है। यह वृक्ष सतयुग से यहाँ पर विराजित है। इसका पुराणों में भी वर्णन मिलता है। सतयुग में स्वयं नारायण भगवान यहाँ प्रकट हुए थे और त्रेता में भगवान श्री राम भी यहाँ आए थे और द्वापर में भगवान श्री कृष्ण भी यहाँ आए थे। पौराणिक कहानी अनुसार भगवान राम ने इस वट वृक्ष को सृष्टि के अंत तक जीवित रहने का आशीर्वाद दिया था और इसीलिए इसे अक्षय वट के नाम से भी जाना जाता है। अक्षय वट से कुछ ही दूरी पर लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर है। जब श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, तब श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता ने अक्षय वट के नीचे ही विश्राम किया था और माता सीता ने हनुमान जी को विश्राम करने के लिए कहा था। तब हनुमान जी ने इसी जगह पर विश्राम किया था। तब से यहाँ पर मंदिर का निर्माण किया गया
कहते हैं संगम स्नान करने के बाद आपने अक्षयवट और लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन नहीं किए तो आपकी यात्रा अपूर्ण मानी जाती है। लेटे हनुमान जी के दर्शन के बाद आपको माँ आलोक शंकरी देवी के मंदिर जरूर जाना चाहिए, जो माता सती का एक शक्तिपीठ है, जहाँ पर माँ सती के हाथ का पंजा गिरा था। यहाँ पर माँ के झूले के स्वरूप में दर्शन होते हैं। तो आलोक शंकरी मंदिर के बाद आप जा सकते हैं महर्षि भारद्वाज पार्क। यहाँ पर महर्षि भारद्वाज जी का आश्रम है। जब भगवान राम पहली बार चित्रकूट जा रहे थे तब उन्होंने महर्षि भारद्वाज जी को चित्रकूट का रास्ता पूछा था, और दूसरी बार वनवास आते समय भगवान राम यहाँ आए थे। दोस्तों, महर्षि भारद्वाज आश्रम के सामने ही आपको नेत्राम मूलचंद एंड सन्स रेस्टोरेंट दिखेगा, जो यहाँ का बहुत ही पॉपुलर रेस्टोरेंट है। तो यहाँ पर आप भोजन भी कर सकते हैं। पास में ही स्वराज भवन और आनंद भवन म्यूजियम है। उसके बगल में ही शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क है। इसके बाद है श्री वेणी माधव मंदिर। इसके दर्शन तो आपको करना ही पड़ता है। श्री वेणी माधव मंदिर से 10 मिनट की दूरी पर है श्री नाग वासुकी मंदिर। पौराणिक कहानी अनुसार समुद्र मंथन के बाद वासुकी नाग बहुत थक गए थे। तब उन्होंने भगवान नारायण से विश्राम के लिए कोई स्थान मांगा था। तो नारायण ने उन्हें यह स्थान बताया जहाँ वो शांति से विश्राम कर सके। तभी से यहाँ नागराज वासुकी निवास कर रहे हैं। श्री नाग वासुकी मंदिर के बाद आप शाम को पुनः त्रिवेणी संगम पर आ सकते हैं। यहाँ पर आपको भव्य और दिव्य माँ गंगा और त्रिवेणी संगम के आरती के दर्शन होंगे। और कुंभ मेल के आसपास आपको खाने पीने के बहुत से स्टॉल दिखने को मिलते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं महाकुंभ तक आने जाने का, खाने पीने का और बाकी सभी टोटल बजट। दोस्तों, एक दिन और एक व्यक्ति का कम से कम 5 से 6 हजार रुपये और ज्यादा से ज्यादा 10,000 तक बजट जा सकता है। और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस राज्य, किस जिले में रहते हो और वीआईपी फैसिलिटी यूज करते हैं या नॉर्मल फैसिलिटी। इससे भी आपका बजट कम ज्यादा हो सकता है। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी और इस जानकारी में कोई मिस्टेक हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो करके वीडियो को शेयर जरूर करना, ताकि सभी को यह जानकारी प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव।